Now let's start discussing few प्रोसेस। मैं अब कई अलग अलग तरह के प्रोसेस बोलता हूं और इन प्रोसेस के बारे में आप बड़े ध्यान से सोचो और बताओ कि वह प्रोसेस आप किस कैटेगरी में प्लेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टीमिंग ऑफ राइस इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर स्टीमिंग ऑफ राइस, यह प्रोसेस कैसा कहलाएगा? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस दिस इज? स्टीमिंग ऑफ राइस इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम्ड राइस का बनना, आप इस प्रोसेस को कैसे कैटेगरी में रखोगे? जरा फटाफट सोच समझकर बताओ। What type of process is this? नहीं, मुझे आप ये बताओ कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बोलो। आप तो सामने सारी 6 तरह के प्रोसेस दे रखे हैं। Into which category this falls? It's definitely a fifth process. हम एक बात देखें, यह प्रोसेस अपने आप नहीं होता, इसे करना पड़ता है, इसमें एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ता है। और जब आप एक्सटर्नल एजेंट लगाते हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। और खास बात, इसमें आप हीट दे रहे हो, कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हो, मतलब कि यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एंथैल्पी क्राइटेरियन का अपोजिशन है और एंट्रोपी क्राइटेरियन इसमें सपोर्ट कर रहा है, मगर एंट्रोपी क्राइटेरियन का इसमें कोई खास सपोर्ट नहीं है। अब जरा सोचिए, हाउ डू दिस एंट्रोपी क्राइटेरियन इज सपोर्टिंग? किस तरह से एंट्रोपी बढ़ रही है? देखिए, जो राइस होते हैं, कच्चा चावल जो है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, हैविंग लेस एंट्रोपी, while during that steaming phenomena those large and complicated carbohydrate molecules they break up and they gets converted into a small molecule, simple molecule having less molecular weight. In this manner the entropy increases. In this manner the entropy criterion support the phenomena. मगर एंट्रोपी का सपोर्ट कोई इतना अधिक भी नहीं है, एंथैल्पी का अपोजिशन काफी ज्यादा है, इसलिए यह प्रोसेस रहता नॉन स्पॉन्टेनियस है। इट कैन बी डन स्लोली बाय एक्सटर्नल सपोर्ट एंड दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नाउ, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इसे आप किस तरह का प्रोसेस मानते हो? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इसे आप किस कैटेगरी में रखोगे? हाँ जी, इट्स डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन, यह एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। उस दौरान हीट लिबरेट होती है, ऑल्दो बहुत लार्ज एक्सोथर्मिक नहीं है, डेल्टा एच नेगेटिव होती है, बट इट्स नॉट वेरी लार्ज वैल्यू, मगर हीट लिबरेट होती है। इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी क्राइटेरियन सपोर्ट करता है। साथ में एंट्रोपी क्राइटेरियन भी वहां पर सपोर्ट कर रहा है, एंट्रोपी भी वहां पर बढ़ रही है। अब इस बात को समझना कि वहां पर एंट्रोपी कैसे बढ़ रही है। यदि हम देखें
मिल्क तो पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में होता है। फिजिकली हम देखें तो मिल्क पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में, इट्स अ कॉलोइडल सॉल्यूशन। और कर्ड का यदि हम फिजिकल स्टेट देखें तो उसको आप लिक्विड स्टेट तो नहीं कह सकते, ऑल्दो सॉलिड स्टेट भी नहीं है, दैट इज सम इंटरमीडिएट ऑफ दैट लिक्विड एंड सॉलिड, वो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड हो जाता है। फिजिकली जब हम देखते हैं तो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना के दौरान एंट्रोपी कम होती हुई दिखती है, बट द फैक्ट इज कि वहां पर एंट्रोपी कम नहीं होती है, इनफैक्ट वहां पर एंट्रोपी बढ़ रही होती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होती है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही होती है। ऐसा क्यों? मैं वंस अगेन समझाता हूं। इन मिल्क वी हैव गॉट कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच हैव गॉट लेस एंट्रोपी। मिल्क में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वह बड़े होते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट एंड दे हैव लेस एंट्रोपी। While during the conversion of milk into curd, it's a biochemical reaction. Lactobacillus bacteria होते हैं, lactobacillus bacteria they bring this biochemical reaction, and this lactobacillus bacteria they break the प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मिल्क। मिल्क के जो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल उनको छोटा छोटा कर देते हैं और उनको छोटा छोटा करके उनके मॉलिक्यूलर वेट को कम कर देते हैं, एंड हेंस दे इंक्रीज देयर एंट्रोपी। ऑल्दो ये स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज एक प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं सो दैट वहां पर एक सेमी सॉलिड सिचुएशन दिखने लगती है, मगर वहां पर एंट्रोपी कम नहीं हो रही होती है, इनफैक्ट एंट्रोपी बढ़ रही होती है। एंट्रोपी भी बढ़ रही है, एंथैल्पी कम हो रही है। एंथैल्पी क्राइटेरियन प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट कर रहा है, एंट्रोपी क्राइटेरियन भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट कर रहा है, हेंस इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और खास बात यह है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑल्दो ये फास्ट नहीं है, फास्ट इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का सपोर्ट काफी कम है, रहता है यह धीमा प्रोसेस ही है। इट बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। अब बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे का उबलना, इसे आप कौन सी कैटेगरी का कहोगे? बॉइलिंग ऑफ एग, जरा सोचिए, अंडा जब उबलता है तो उबालने के लिए हमको हीट देना पड़ती है, यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब एंट्रोपी के बारे में सोचिए, यदि हम फिजिकली देखें तो कच्चे अंडे में थोड़ा लिक्विड स्टेट होता है, योक होता है, मगर जब अंडा उबल जाता है, उबलने के बाद वो वंस अगेन लिक्विड तो नहीं रहता मगर सॉलिड भी नहीं रहता, सेमी सॉलिड कर्ड टाइप का ही सिचुएशन वहां पर बनी हुई दिखती है। यदि हम फिजिकल अपीयरेंस को देखें, फिजिकल लुक को देखें, तो हम कहेंगे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी इंक्रीज एंट्रोपी डिक्रीज, तो वो तो कंप्लीटली नॉन फिजिबल हो जाता, कैन नेवर बी डन। मगर ऐसा नहीं है, वो होता है, वो कैटेगरी 6 का नहीं हो सकता। डेफिनेटली वंस अगेन इट बिलोंग्स टू कैटेगरी 5। अंडे का उबलना भी 5th कैटेगरी का ही प्रोसेस है। इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव, एंथैल्पी अपोज कर रहा है, मगर इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होती है। वंस अगेन द सेम रीजन जो मैंने कर्ड में कहा, वही का वही रीजन है। इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट डॉक्टर्स कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि कच्चे अंडे में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। Our digestive system could never digest, could never assimilate those complicated protein molecules.
वह प्रोटीन मॉलिक्यूल हमें कोई सेहत नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ऐसे कैसी वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। कच्चा अंडा कभी नहीं खाना चाहिए, अंडे को उबाल के खाना चाहिए। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दैट बॉइलिंग फिनोमेना those complex or complicated protein molecule having large molecular weight, having large molecular formula, they get breakdown into a small molecule, simple protein molecule, having less molecular weight, having less molecular formula. वहां पर उनके ब्रेकडाउन हो जाने से एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। ऑल्दो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वहां पर सेमी सॉलिड फिजिकल स्टेट दिखने लगती है, बट डेफिनेटली एंट्रोपी इंक्रीजेस। इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट इट कैन बी डन स्लोली बाय एक्सटर्नल सपोर्ट। आप उसको धीरे धीरे गर्म करने लगो और धीरे धीरे उबालते हो अंडा उबल जाएगा। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन, जब आप अमोनिया और HCl गैस को मिलाते हो और NH4Cl सॉल्ट बन जाता है। इनटू विच कैटेगरी दिस प्रोसेस बिलोंग्स? अमोनिया प्लस HCl गिविंग यू NH4Cl सॉलिड, अमोनिया गैस प्लस HCl गैस, they combine and give you NH4Cl solid. Into what category this phenomena belongs? This belongs to third category. बिल्कुल सही भाई। अमोनिया गैस है, HCl गैस है, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, मगर जब वो कंबाइन होकर NH4Cl सॉलिड बना लेती है तो NH4Cl सॉलिड की एंट्रोपी कम है, वहां पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और यह एंट्रोपी जब वहां पर डिक्रीज हो रही है, हम कहते हैं, मगर यह फिनोमेना होता है स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी अपोज कर रहा है, फिनोमेना फिर भी स्पॉन्टेनियस है, कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं है, मगर इसका मतलब है कि एंथैल्पी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस फिनोमेना के दौरान हीट लिबरेट हो रही होगी, एक्सोथर्मिक फिनोमेना हो रहा होगा। इनफैक्ट न केवल एक्सोथर्मिक कहेंगे, हम कहेंगे इट्स लार्जली एक्सोथर्मिक, इसमें ढेर सारी हीट लिबरेट होना चाहिए। जब इसमें ढेर सारी हीट लिबरेट होगी तभी एंथैल्पी क्राइटेरियन इसको स्पॉन्टेनियस बना पाएगा। हम कहेंगे दिस प्रोसेस। अब इस तरीके से हम यह भी समझ जाएंगे कि कोई प्रोसेस यदि एक्सोथर्मिक है तो कितना है, कैसा है। हम कहेंगे अमोनिया एंड HCl combined to give you NH4Cl along with liberation of enormous amount of heat. It's largely exothermic. Its negative value is very large, जिससे कि एंथैल्पी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा होगा और उसके काफी ज्यादा सपोर्ट करने की वजह से ही यह प्रोसेस हो पा रहा है, अन्यथा यह प्रोसेस हो ही नहीं सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आप कंडेंसेशन को किस कैटेगरी में रखोगे? कंडेंसेशन मतलब मैंने फ्रीजर से पानी की बोतल बाहर निकाली और रख दी, अब उस पानी की बोतल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मैंने फ्रीजर से पानी की बोतल निकाल के जैसे ही मैं बाहर रखता हूं तो 1 या 2 मिनट के अंदर ही मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि पानी की बोतल के चारों तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो गए, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर कंडेंस होकर बोतल के ऊपर जम गई। इस फिनोमेना को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इनटू व्हिच कैटेगरी दिस फिनोमेना बिलोंग्स?
वंस अगेन थर्ड कैटेगरी। एटमॉस्फियर में जब वाटर वेपर्स थे तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा थी, वो कंडेंस होकर बॉटल के चारों तरफ वो डिपॉजिट हो गए, तो वंस अगेन उनकी एंट्रोपी कम हो गई। इस जगह पर भी एंट्रोपी कम होती दिख रही है, मगर फिर भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट की तो आवश्यकता नहीं लग रही है तो यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग दिस फिनोमेना वंस अगेन ढेर सारी हीट लिबरेट हो रही है। वो वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते समय हीट लिबरेट कर दे रहे हैं। डेल्टा एच इज अ नेगेटिव वैल्यू, एंथैल्पी क्राइटेरियन मस्ट बी फेवरिंग दिस फिनोमेना, तभी यह फिनोमेना हो रहा है, अदरवाइज यह फिनोमेना कभी भी नहीं हो सकता था। हम कहते हैं किसी भी तरह का फिनोमेना होगा, हम आगे भी समय के साथ और भी फिनोमेना स्टडी करते रहेंगे और उन फिनोमेना में हम एंथैल्पी की कंडीशन को सोचेंगे, एंट्रोपी की कंडीशन को सोचेंगे, फिजिकली हम सोचेंगे कि वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है तो किस तरह का है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, कंट्रोलेबल है या नहीं है, फास्ट है या स्लो है, और उस आधार पर हम यह बात सोचेंगे कि इसमें एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू या स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव होगी तो लार्ज नेगेटिव वैल्यू या स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह से फिर हम एंट्रोपी सोचेंगे, एंट्रोपी लार्ज पॉजिटिव या लार्ज नेगेटिव, और इस आधार पर फिर हम इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हम कहते हैं जब एंथैल्पी और एंट्रोपी को साथ साथ में रख दिया जाए तो हर तरह के प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी पर कमेंट करा जा सकता है। नाउ इट बिकम अ कंप्लीट कंसेप्ट, बट अभी भी मुझे एक समस्या है, एक डाउट है। जैसे मैं कहता हूं स्नोफॉल, स्नोफॉल को आप, इस समय हम इंदौर में बैठे हैं, इस समय स्नोफॉल को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? क्या इस समय इंदौर में स्नोफॉल हो सकता है? क्या यह स्पॉन्टेनियस है? क्या यह कराया जा सकता है? नहीं। इस समय इस एनवायरनमेंट में, इस कंडीशन में स्नोफॉल इधर नहीं हो सकता। मगर यदि मैं बात करूं इसी स्नोफॉल की और मैं बात करूं लद्दाख की, मैं लद्दाख के एनवायरनमेंट में चले जाऊं, मैं लेह के एनवायरनमेंट में चले जाऊं और वहां पर स्नोफॉल की बात करूं, वहां हो सकता है, हो रहा है, वहां वो स्पॉन्टेनियस है। आप जरा सोचिए कि एक ही फिनोमेना एक जगह पर नॉन स्पॉन्टेनियस है और दूसरी जगह पर वह स्पॉन्टेनियस है। कंडीशन के बदल जाने से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं बॉटल में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाए, यह फिनोमेना इधर नहीं हो सकता। मगर वही बॉटल में रखा हुआ पानी यदि एवरेस्ट की चोटी पर होता, इफ दैट बॉटल वेयर एट द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, एट द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, वहां पर वह पानी बर्फ बन गया होता, वहां पर वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। उस प्रोसेस को करने के लिए वहां कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यहां पर हमें एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ता है। मैं कहता हूं अभी भी जो हमने कंसेप्ट समझा है वो अभी भी कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है, वह अभी भी अधूरा कंसेप्ट है। किसी भी प्रोसेस वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा, वो कंडीशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ भी बदल जाता है। सिर्फ इस तरह से इस बात को क्वालिटेटिवली समझ लेना यह कंप्लीट नहीं कहलाएगा। अभी हमें इस कंसेप्ट में कुछ और भी ऐड करना होगा, सो दैट हम
किसी भी प्रोसेस को किसी भी कंडीशन में किसी भी एनवायरनमेंट में एनालाइज कर सके। बिकॉज इट जनरली हैपेंस कि कोई प्रोसेस किसी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस दिख रहा है तो किसी दूसरी कंडीशन में वही प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस दिखने लगता है। जैसे गर्मियों में पानी का इवॉपरेट होना हाईली स्पॉन्टेनियस से तेजी से इवॉपरेट हो जाता है, मगर इफ इट इज रेनी सीजन में जमीन पर पानी फैला दिया जाए तो कई बार इवॉपरेट नहीं होता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। उसको उड़ाने के लिए आपको फैन ऑन करना पड़ता है, आपको गर्मी देना पड़ती है और तब जाके वो इवॉपरेट होता है, अन्यथा वो इवॉपरेट नहीं होता। मींस वही इवॉपरेशन फिनोमेना एक कंडीशन में स्पॉन्टेनियस और दूसरे कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस। सो हाउ कैन वी अकाउंट फॉर दिस वेरिएशन इन एम्बियंट कंडीशन? एम्बियंट कंडीशन के बदल जाने से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी का बदल जाना, हमें इस बात को भी समझना होगा। अब हम कहते हैं, हमने अभी ऑल्दो एंथैल्पी को और एंट्रोपी को एक साथ में रखा और इन दोनों को एक साथ में रख के हमने प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को समझाया। इनफैक्ट हमने एक गलती करी है, हम सिर्फ एंट्रोपी क्राइटेरियन के द्वारा, सिर्फ एंट्रोपी कंसेप्ट के द्वारा भी किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी को समझ सकते हैं। हमने जो गलती करी है वो यह कि हमने अपना ध्यान पूरा पूरा सिर्फ सिस्टम पर लगाए रखा, हमने कभी सराउंडिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि हम सिस्टम के साथ सराउंडिंग पर भी ध्यान देते, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज दोनों को सोचते और दोनों को सोचकर दोनों को ऐड करके सिचुएशन को एनालाइज करते, तो हम सिर्फ एंट्रोपी क्राइटेरियन के द्वारा भी किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी को जज कर सकते हैं। हाउ विल डू दैट? हम वही समझाएंगे।